बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शामिल होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। शामी साहब, आज बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान की जमहूरी रवायत के हवाले से और ओवरऑल जो पाकिस्तान की सियासी मंजरनामा है उसमें भी, क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म ईवान में आए हैं और बड़ी तवील तकरीर उन्होंने की है। कोरोना से लेकर के मुल्की मईशत, खसारा, बजट, खारजा पॉलिसी, एहतसाब का निज़ाम, शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट और अपने किए गए वादे और इससे जुड़ी तमाम तर मौज़ूआत पर उन्होंने तफसील से इजहार ख्याल किया। बड़ी तफसीली उनकी तकरीर थी ये आज ईवान में। इस दौरान अपोजिशन तो उनको सुनती रही ध्यान से पहली बार, और उससे यूँ लगा कि ये पार्लियामान अब चलती रहेगी। एक अच्छी रिवायत पड़ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं, अपोजिशन सुन रही है। जवाब में अपोजिशन ने भी जवाब दिया। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि ये तकरीर तो मेरे लिए नहीं है, ना ख्वाजा साहब के लिए, तो किसी और के लिए है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि ये तकरीर फरमाइशी है और वो तो ये कह रहे हैं कि इनके दिन गिने जा चुके। लेकिन शामी साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर में कहा क्या, किन मौज़ूआत पर क्या गुफ्तगू की, उनके अपने बयान में क्या तज़ाद है, ये सारे मौज़ूआत तो प्रोग्राम में डिस्कस हम करेंगे। मैं आगाज़ किसी और मामले से करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा पहला सवाल जो आपकी खिदमत में है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म को आज ईवान में इस कदर तवील तकरीर करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, उसका जवाब आप भी देंगे। लेकिन साथ गुजारिश सुनिए कि जो PIA पायलट्स के जायली लाइसेंस का मामला है उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अज़खर नोटिस लिया है और DG सिविल एविएशन से 2 हफ्ते में जवाब तलब किया है। और इसके साथ साथ कोरोना वायरस अज़खर नोटिस केस है, वो भी चीफ जस्टिस साहब के पास है। इस केस की समाअत के दौरान जनाब चीफ जस्टिस का ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं एक सूबे का वज़ीर आला आमिर है, इसकी वजाहत क्या होगी। नाला साफ़ करने के लिए पैसे नहीं, फिर सिंध हुकूमत लग्जरी गाड़ियों पर 4 अरब कैसे खर्च कर सकती है। मुल्की मईशत बैठ चुकी, सेहत और तालीम का शोबा बहुत नीचे चला गया, लातादाद ग्रेजुएट्स बेरोज़गार हैं, हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, अवाम को पेट्रोल, गंदम और चीनी के बहरान का सामना है, इन मसाइल को देखने वाला कोई नहीं। अपोजिशन तो ये बातें करती है, लेकिन ये मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब के रिमार्क्स कोट एंड कोट करके बयान कर रहा हूँ जो रिपोर्टर्स ने बयान किए हैं। अब मेरा सवाल और आपका जवाब शामी साहब। सवाल क्या आपका? वज़ीर-ए-आज़म को इस कदर तवील तकरीर करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई आज? वो आज तकलीफ़ में लग रहे थे, पूरे एतमाद भी थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो रिमार्क्स दिए हैं फाजिल चीफ जस्टिस ने, मैं मुअद्दबाना उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि इस तरह के रिमार्क्स जो हैं उनसे गुरेज किया जाना चाहिए। ये जो रवायत है जो इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त से कायम हुई, फिर जस्टिस साकिब निसार के दौर में भी चली, ये रवायत जो है इससे बहुत गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। और जो मामलात सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेर बहस आएँ उसे फ़ैसला करना चाहिए, हुक्म सादर करना चाहिए। लेकिन कई मामलात ऐसे होते हैं जिनमें इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश होती है, मुख्तलिफ़ नुकाते नज़र आप बयान कर सकते हैं, तो वहाँ फिर इस तरह का इज़हार ख़याल जो है उसके असरात जो हैं मुख्तलिफ़ अज़हान पर मुख्तलिफ़ मुरतब होते हैं। अब इससे क़तई नज़र देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज ऐवान में तशरीफ़ लाए और उन्होंने बड़ी तफसील के साथ इज़हार ख़याल किया, तो मेरा ये एक अच्छी ख़बर थी और अच्छा इक़दाम था, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म को ऐवान में आना चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए, अपना नुक्ता नज़र जो है वो उसका इजहार करना चाहिए। जहाँ पार्लिमानी निज़ाम है वहाँ वज़ीर-ए-आज़म जब भी बोलता है वो ऐवान में बोलता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, उससे गुरेज करता है, और वो टेलीविज़न पे ख़िताब नहीं करता, उससे गुरेज करता है। उसे जो कुछ कहना होता है वो ऐवान में आके कहता है और वहीं से रिपोर्ट होता है। यही एक अच्छी रवायत है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया था कि वो बाकायदगी से आया करेंगे, बाकायदगी से तो वो नहीं आए, लेकिन बहरहाल आज आए हैं और अपना नुक्ता नज़र बयान किया है मुख्तलिफ़ कौमी अमूर के बारे में, तो इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। और पार्लिमानी रवायत ये भी है
कि जब कायदे ऐवान तकरीर कर रहे हों या कायदे हिज़्ब इख्तलाफ तकरीर कर रहे हों तो उनकी तकरीर में मदाखलत नहीं की जाती, उसे तवज्जो से सुना जाता है। तो आज उनकी बात तवज्जो से सुनी गई और बाद में फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो गुफ्तगू की और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो की वो भी तवज्जो से सुनी गई। नहीं तो पहली बात ख्वाजा साहब की नहीं सर, ख्वाजा साहब की जो तकरीर थी ना, ख्वाजा साहब चूँकि आपको मालूम ही है कि ख्वाजा साहब बीच में चुटकुले भी छोड़ते हैं, तो ख्वाजा साहब की तकरीर के दौरान क्रॉस टॉक हो रही थी, बदमज़गी भी हुई, उनको बिठाना भी पड़ा और फिर जाके कहीं उनकी बात पूरी हो सकी। ख्वाजा साहब कह रहे थे कि हमने वज़ीर-ए-आज़म की बात ज़रूर सुनी है ध्यान से, तवज्जो से, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो आइंदा हम वज़ीर-ए-आज़म की बात भी वैसे ही सुनेंगे जैसे आप हमारी बात सुन रहे हैं। अच्छा, आप ज़रा वज़ीर-ए-आज़म के सब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं कि कोरोना के ऊपर जो उन्होंने नहीं, कोई ज़्यादा ज़ोरदार हंगामा नहीं हुआ। हाँ जी, देखिए, मुनासिब बात ये होती कि वज़ीर-ए-आज़म वहाँ बैठे रहते और जो इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं कायम मुकाम, ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो जो हैं खुद अपनी पार्टी के लीडर हैं, उनकी गुफ्तगू सुन लेते। दोनों हजरात ने उनको मनाजरे का चैलेंज दिया है। हालांकि उनको ये ऐवान में गुफ्तगू करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म अपनी बात की है, उन्होंने अपनी बात कर ली है, कोई कुश्ती तो होती नहीं मतलूब। तो देखिए, सियासत में और इंतज़ामी मामलात में दो नुक्ता नज़र हो सकते हैं और होते हैं और हर एक के अपने दलाइल होते हैं। अच्छा। जिस तरह आप देखिए कि अदालत में इस्तगासा और सफाई के वकील अपनी अपनी बात कर रहे होते हैं। तो अब लोगों को आप जब अपनी बात करें, अपना इस्तदलाल पेश करें, अपने हक़ाइक़ पेश करें और लोग फैसला करेंगे। चले, मैं जरा कंटेंट पे आ जाता हूँ क्योंकि कई मौज़ूआत पर उन्होंने इज़हार ख्याल किया ना, जवाब भी दिया बिलावल साहब ने भी, ख्वाजा साहब ने भी। अब कंटेंट पे आ जाते हैं। आसिन इकबाल साहब भी कुछ देर बाद प्रोग्राम में शामिल है गुफ्तगू, क्योंकि इकॉनमी की जो तस्वीर पेश की वज़ीर-ए-आज़म ने उसका जवाब आसिन इकबाल साहब देना चाह रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब भी इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन बाद में पहले ज़रा कंटेंट पर मैं आपसे बात कर लूँ। सबसे पहले तो सर, जो उनकी इनिशियल स्टेटमेंट थी कोरोना पर, उस पर बात करने से पहले एक और बयान आज उन्होंने दिया जिस पर ख्वाजा साहब ने उसकी तरदीद भी की, कुछ और बात की और उसका सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा है, पूरी दुनिया में उस बयान को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। वो है उसामा बिन लादेन के हवाले से। ज़रा देखिए क्या कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर। मुझे कभी नहीं भूलता, एक वो भी एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े दो शर्मिंदा वाक़या जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। सेनेटर कार्ल लेवन एडमिरल मलन से पूछता है कि जी आप ये क्यों ये पाकिस्तानियों को ये क्यों आप ड्रोन अटैक्स करते हैं जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट करती है, जब मजम्मत करती है, आप क्यों कर रहे हैं? एडमिरल मलन कहता, हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की। ये सवाल प्राइम मिनिस्टर से इससे पहले ही पूछा गया था। हमारे दोस्त वसीम बदामी ने एक बार उनसे इसी मौजू पर सवाल पूछा था, वो भी जवाब सुनिए। उसामा बिन लादेन जिस आदमी का नाम था, उसको आप एक दहशतगर्द समझते हैं इमरान खान साहब? देखिए, वो तो अब जिस तरफ हो कि एक साइड का जो आदमी होता है, मतलब जॉर्ज वॉशिंगटन था, वो अंग्रेजों के लिए दहशतगर्द था, अमेरिकनों के लिए फ्रीडम फाइटर था। आपके लिए उसामा बिन लादेन क्या है? नहीं, बात यह है कि मैं इसमें पढ़ना नहीं, कमेंट नहीं करना चाहता, नहीं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक इशू। एक भारतीय टीवी के यहाँ भी एक इंटरव्यू इमरान खान साहब ने दिया, उस इंटरव्यू में भी इस मौजू पर उनसे तफसील से बात की गई, तब उन्होंने क्या कहा देखिए। In fact, the way Osama bin Laden was killed, he's become a martyr to a certain number of people. So he's probably more an inspiration. Look, if I was them, I would have actually done what they did with Saddam Hussein. Put him on trial, just like they did with the Nazis who were responsible for some 50 million deaths. They still put them on in Europe. और आज फिर इजलास के बाद वज़ीर ख़ारिजा से ये सवाल पूछा गया तो उनका जवाब भी सुनिए। शहीद करार दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप इस इतनी बड़ी तकरीर पर यह कोई डिबेट की बात ही नहीं है। शामी साहब, ये इतनी छोटी बात तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये पूरा फिर मकतबा फ़िक्र रियासत का बयानिया तब्दील करना पड़ेगा अगर हम मान लें। नहीं, जो
जो वज़ीर आज़म ने भारतीय टीवी से बात करते हुए जो बात कही है उसको आप देखें, वो तो बिल्कुल वो तो हकीकत के मुताबिक है। मैं तो आज उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन को जिस तरीके से इन्होंने मारा उसकी वजह से बहुत से लोग या कुछ लोग उनको शहीद समझने लगे, और उनके जिस तरह सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया उसी तरीके से उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार करना चाहिए था। तो बुनियादी बात यह है कि हमारी सरजमीन पर आकर हमें बताए बगैर अमेरिका ने कार्रवाई की, उसामा बिन लादेन को हलाक किया। ये बुनियादी नुक्ता इसमें ये है। ये बात तो कुछ लोग उसको शहीद कहते हैं, हाँ। तो ये उससे कतई नजर एक दूसरी बात है। लेकिन वज़ीर आज़म जब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्हें शहीद कहेंगे, जिसका अपोजिशन लीडर कायम मुकाम जवाब देंगे कि नहीं वो दहशतगर्द था और दहशतगर्द है, तो फिर तो बहस शुरू होगी ना। दुनिया हमारा तमस्खुर उड़ाएगी कि ये तो ये बात नहीं सेटल कर पा रहे कि क्या ये शहीद है या नहीं शहीद है। अगर शहीद है तो रियासत ऑफिशियली करार दे दे पे। नहीं, देखिए उसको शहीद तो उस तरीक़े से नहीं कहा गया, ना कहा जा सकता है। जो वज़ीर आज़म ने इंडियन टेलीविज़न को गुफ्तगू करते हुए बात कही है उसी तनाजुर में उसको देखना चाहिए। वो एक अच्छी इंटरप्रिटेशन है उसकी। इसमें अगर हम अपने ही वज़ीर आज़म की ज़िद में अगर अपने ही मुँह पे थप्पड़ मारना शुरू कर देंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। चले, हामिद मीर साहब ने प्रोग्राम में अभी शिरकत की है। मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने भी वज़ीर आज़म की तफसीली तकरीर देखी, बिलावल साहब का रद्द-ए-अमल, ख्वाजा साहब का रद्द-ए-अमल भी आपने देख लिया, फिर चीफ जस्टिस साहब के कुछ रिमार्क्स हैं कोरोना अज़ खुद नोटिस केस में। तो इन तीनों को मिलाया जाए और फिर वो सवाल जो बिलावल और ख्वाजा साहब उठा रहे हैं कि ये तकरीर करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई वज़ीर आज़म को इतनी तफसीली, आपकी मुशाहिदा क्या कहता है मीर साहब? देखिए जामी साहब और शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों की खिदमत में। सबसे पहली बात तो ये है कि ये काफी दिनों के बाद आज हमारी जो पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली का जो इजलास है, उसमें वजीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बहुत तवील तकरीर की और आपने नोटिस किया होगा कि अपोजिशन ने उनकी तकरीर के दौरान कोई हंगामाराई नहीं की, कोई गुलपाड़ा नहीं मचाया और रोकने की कोशिश नहीं की। और इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और ख्वाजा आसिफ साहब जो पार्लिमानी लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, और राना सनाउल्लाह साहब और कुछ जो दीगर अपोजिशन पार्टियां, इन्होंने आज तय किया था कि अगर वजीर आज़म साहब काफी दिनों के बाद कौमी असम्बली में आ ही गए हैं तो हम इनकी तकरीर में हंगामाराई नहीं करेंगे। और इनको ये भी अपोजिशन की इस गुडविल जेस्चर के जवाब में हुकूमत ने ये कहा था जी कि आप अब जब तकरीर करेंगे तो हम आपकी तकरीर में भी हंगामाराई नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद देखिए आप बिलावल साहब ने तकरीर की तो उनकी तकरीर में कोई हंगामाराई नहीं हुई, थोड़ी सी एक आधे बंदे ने गड़बड़ करने की कोशिश की और फिर ख्वाजा साहब ने भी स्मूथली तकरीर किया। लेकिन इसमें फर्क ये है कि जब वजीर आज़म साहब तकरीर कर रहे थे तो अपोजिशन ने बिल्कुल सुकून के साथ, खामोशी के साथ उनका एक एक लफ्ज बड़ी तवज्जो से सुना। लेकिन फिर जब बिलावल साहब की और ख्वाजा आसिफ की तकरीर थी तो वजीर आज़म साहब चले गए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब से यही बात पूछ रहा था जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि आज वजीर आज़म साहब इतने दिनों के बाद कौमी असम्बली में आए हैं और बजट इजलास चल रहा है, तो उन्होंने बजट पे बात नहीं की, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है उन्होंने उसको हाईलाइट किया और कहा जी कि मेरा कोई बयान जो है उसमें कोई तजाद नहीं है कोरोना के हवाले से। तो तजादात तो हैं, लेकिन हम वजीर आज़म ने जो कौमी असम्बली में आज तकरीर किया उसमें से बहुत से तजादात तलाश कर सकते हैं, उनमें से बहुत से जो उनके ख्यालात हैं, दावे हैं, उन पर तनकीद भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आज के इजलास का पॉजिटिव पहलू जो है ना उसको हाईलाइट करना चाहूंगा कि काफी दिनों के बाद हमें नजर आया कि बजट इजलास चल रहा है और हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे की बात जो है वो तवज्जो से सुनी है। इख्तिलाफ वो एक दूसरे से कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत खुशगवार किस्म का एक आज तासुर जो है उभर के सामने आया। बाकी जो चीफ जस्टिस साहब बात कर रहे हैं उनसे भी बहुत से लोग इत्तेफाक भी कर सकते हैं, इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि काफी दिनों के बाद हमारी पार्लियामेंट जो है वो वाकई हमें एक आज जमहूरी पार्लियामेंट नजर आई है। और वजीर आज़म साहब अगर उसमें अपनी परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर जोर दे रहे थे तो शायद इसका मतलब यह है कि उनको एहसास हुआ है कि उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं, लोग मुतमिन नहीं है, उनके अपने अरकान असम्बली उनसे मुतमिन नहीं है, तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली जो है वो टीवी पे आके कहते हैं जी कि हम खुश नहीं है, वजीरों की आपस में लड़ाई चल रही है। तो इसकी वजह से जो है अपने ही वजीरों ने और अपने ही अरकान असम्बली ने वजीर आज़म साहब को मजबूर किया
कि वो कौमी असम्बली में आए और अपोजिशन के तावन से एक लंबी तकरीर करके अपनी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करें। तो मीर साहब, वज़रा की लड़ाई का आपने जिक्र किया, कुछ इतलात ये थी, कुछ दोस्तों ने जो सीनियर वज़रा हैं उन्होंने मुतालबा किया कि चौधरी साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं, फवाद चौधरी साहब। फिर उनका रात के ट्वीट आया कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म का एतमाद है मैं कहीं नहीं जाऊँगा, इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। तो इस बाबत क्या पेशरफ्त हुई है इस्लामाबाद में? कोई सेटल हुआ मामला या गड़बड़ हो चुकी कोई वज़रा के यहाँ? मैंने आज फवाद चौधरी साहब से पूछा है कि जी आपसे किसी ने इस्तीफा मांगा है? हाँ। तो उन्होंने पहले कहका लगाया, फिर उन्होंने असद उमर साहब की तकरीर में 2 मिनट की तारीफ में एक 2 मिनट की तकरीर की और उन्होंने मुझे चुप करा दिया। और उसके बाद फिर जो है वो वज़ीर आज़म ऑफिस में कुछ लोग जो उनसे मेरी बात, उन्होंने कहा जी कि असद उमर ने या शाह महमूद कुरैशी ने फवाद चौधरी का कोई इस्तीफा नहीं मांगा। इस सिलसिले में जो खबरें हैं वो गलत हैं। तो ये उनके दावे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने आज मेरे सामने तो असद उमर साहब को अपना बड़ा भाई का है, उनकी बड़ी तारीफ की है और उनके एहतराम में उन्होंने ज़मीन व आसमान के खिलाफे मिला दिए। लिहाजा मैं उनकी जुबान पे एतबार करता हूँ, उनकी और असद उमर साहब की कोई लड़ाई नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपके वक्त का। शामी साहब, आप ज़रा आ जाते हैं कोरोना के ऊपर जो स्टेटमेंट थी वज़ीर-ए-आज़म की, जो तज़ादात का उन्होंने चैलेंज किया कि मेरी हमारे जो फवाद चौधरी साहब हैं, जी नहीं, फवाद चौधरी साहब की तो सुलह करा दी है उस्मान डार ने असद उमर साहब से। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज फरोग नसीम साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे वो बड़ी दिलचस्प थी। जी जी जी, उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ, उन्होंने कहा बात वो कि वजीर जो 3 वज़रा थे वो ये कह रहे थे कि हम मुकदमा हार गए हैं, कादी फायज ईसा केस जो है वो रेफरेंस जो है। फिर वो मैंने और शहजाद अकबर ने जाके जब ब्रीफ किया और उनको बताया कि हम हारे नहीं हैं, मामला एफबीआर को जा रहा है, गोया हम जीते हैं, तो वो फिर मंजर ही बिल्कुल बदल गया। तो फरोग नसीम साहब ने भी ये जो बात की उससे मालूम हुआ कि यानी काबीना में एक धड़ेबंदी मौजूद है और एक दूसरे की टांग खींचने का मशगला जो है वो जारी है। और अगरचे उन्होंने खुद भी ये कहा कि मैं फैसला अभी मैंने नहीं किया कि मैं वजारत में वापस आऊंगा या नहीं, क्योंकि 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, उसमें गुजारा नहीं होता। और बच्चे जो हैं उनको बड़ी यानी कनात से गुजारा करना पड़ता है। तो अभी उन्होंने इशारा नहीं किया कि वापस वो वजीर आएंगे या प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वफाकी काबीना के अंदर का मंजर ज़रूर एक उन्होंने आपको दिखा दिया है। अच्छा, आप ज़रा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला इस वक्त जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को दरपेश है वो है कोरोना, उस पर उन्होंने आज क्या स्टेटमेंट दी, ज़रा वो पहले सुन लें। हमारे पास तो एक ड्यूल प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बाकी मुल्कों से। हमारी तरफ एक हमने लोगों को कोरोना से बचाना है और दूसरी तरफ भूख से बचाना है। बार बार ये कहा जा रहा है कि कन्फ्यूजन थी। स्पीकर साहब, अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट में कन्फ्यूजन नहीं थी वो हमारी गवर्नमेंट थी। पहले दिन से ऑपोजिशन मेंबर्स को कहता हूं, 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया। 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, हम वो थे जिन्होंने सबसे पहले बात स्मार्ट लॉकडाउन की कि सारा 22 करोड़ लोगों को बंद ना करो, स्मार्ट लॉकडाउन, हॉटस्पॉट्स देखो। ये सारी हमारी एनसीओसी का कमाल है कि वो उन्होंने पूरी स्टडी करके अपने मुल्क की कंडीशंस में जिस तरह हम चले। लेकिन मैं आज ये कह दूं कि ये अगर महीना हम एहतियात से गुजार बैठे तो हम इंशाअल्लाह इसके बुरे असरात से बच सकते हैं। लेकिन सर, मामला यह है कि मुख्तलिफ अदवार में इस मामले को मुख्तलिफ लेंस के साथ देखा गया और उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट भी दी गई। अब उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, उसकी कई वजाहतें हो सकती हैं, ज़रा वो पहले एक हिस्सा देख लें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। अगर हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूँ कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। कम से कम अगले 6 महीने 1 साल तक हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। आज हम ये कह ही नहीं सकते कि ये कितनी देर लगेगी हमारी पीक जाते जाते। दुनिया भी ये नहीं कह सकती जिनकी कर्व फ्लैट भी हो गई है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, ये जो पैसा है ये सिर्फ हम उन लोगों के लिए रखें जो
कोरोना की वजह से बेरोजगार हुए हैं, जो हमारी टाइगर फोर्स है, इनको हमने कहा है कि हर यूनियन काउंसिल तक खुद जाके देखें कि कौन कौन से लोग बेरोजगार हुए हैं। हम तो ये सारे मुल्क में जो मुतासरीन हैं, हम तो सबको पैसा नहीं दे सकते या मदद नहीं कर सकते, तो लिहाजा हमें लॉकडाउन खोलना है। कोरोना वायरस सिर्फ, फिर से मैं सबको कौम को बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ बूढ़ों को और बीमार लोगों के लिए खतरा है। सबको आपको एहतियात करनी चाहिए। कई दफ़ा जब लोग बाहर की टेलीविज़न देखते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो सिर्फ बूढ़ों को या बीमारों को इफेक्ट करता है, नौजवानों को इफेक्ट नहीं करता। आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। वायरस एक किस्म का फ्लू है और एक ऐसा फ्लू है जिसकी खासियत यह है कि बड़ी तेज फैल जाती है। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। आप आम लोग इसको, क्योंकि आम लोग इसको उस तरह ध्यान नहीं देते, इसलिए कोई ऐसा। एक ब्रेक आन पहुँची है, लेकिन इन बयानात के ऊपर जो हुकूमत के संजीदा हल्के हैं वो ये वजाहत देते हैं कि सूरत हाल जो जैसी थी उन दिनों में उसके हिसाब से बयानात दिए जाते थे। जैसे जैसे सूरत हाल बदलती गई वैसे वैसे बयानात में भी तब्दीली आती गई। आज की वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर में एक बड़ा अहम पहलू ये भी था कि डिवोर्स, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के दौरों के दौरान उनके दौर में कितने पैसे खर्च हुए और प्रीवियस रजीम्स में कितने पैसे खर्च हुए, इस पर बात करेंगे। और आसिन इकबाल साहब से जवाब भी लेंगे, क्योंकि इकॉनमी की जो तस्वीर उन्होंने पेश की उसका वो जवाब देंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकरीर में एक बड़ा अहम फैक्टर ये था, इकॉनमी के कंपैरिजन पे अपोजिशन का अपना स्टांस हो सकता है, लेकिन एक बड़ी अहम बात है, उन्होंने कहा जो कौम मकरूज़ हो उसके बादशाह कैसे शाहाना अंदाज़े ज़िंदगी बर्दाश्त कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया कि वाशिंगटन का जो दौरा उन्होंने किया वो $67,000 में हुआ जब उन्होंने किया। यही नवाज शरीफ साहब के दौर में $5 लाख खर्च आया, जरदारी साहब के दौर में $7 लाख खर्च आया। अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा किया तो उन्होंने कहा जरदारी साहब के दौर में 13 लाख और नवाज शरीफ साहब के दौर में 11 लाख, शाहिद खाकान साहब के दौर में 7 लाख और उन्होंने $1,62,000 में किया। डिवोर्स का भी उन्होंने बताया कि जहाँ गिलानी साहब 4 लाख, नवाज शरीफ साहब 7 लाख और इन्होंने जो है वो सिर्फ $68,000 में ये दौरा किया। ये बात तो अलबत्ता काबिल तशवीश रहेगी ना कि हुक्मरान ऐसा अंदाज़ क्यों अपनाते हैं, बिलखुसूस जब उनकी कौम मकरूज़ होती है। देखिए, जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है। वज़ीर आज़म ने अपने दौरों पर कम खर्च किया और क़नात से वहाँ रहे, तो इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए और मेरा ख़्याल है कि इससे तो कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। और हमारे हुक्मरानों को जो अखराजात हैं उन पर काबू पाना चाहिए, लेकिन ये एक मामले का एक पहलू है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि हमारी जो मईशत है वो गुज़श्ता कुछ अरसे में कुछ $55 अरब जो है वो सुकड़ गई है। तो अब वो $55 अरब का नुकसान एक तरफ तो आपका हो गया और दूसरी तरफ आपने चंद लाख डॉलर बचा लिए। तो ये भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। बुनियादी फोकस जो है वो मईशत के फैलाव पे होना चाहिए, शरे नमू पे होना चाहिए। अगर आप कमा रहे हैं तो थोड़ी सी फजूल खर्ची जो है उसकी गुंजाइश भी हो जाती है, लेकिन अगर आप कमा नहीं रहे तो फिर तो आप एक आना भी खर्च करेंगे तो उसका अफसोस होगा। तो वज़ीर आज़म की कनात और कफ़ायत काबिल तारीफ़ है, लेकिन जो हमारी मईशत सिमटी है और सुकड़ी है और शर नमू जो कम हो रही है वो उस पर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। उससे हमें कितना नुकसान हुआ है। वो ये कहते हैं कि $20 अरब का खसारा मिला। करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो 60 अरब की इंपोर्ट थी और 20 की एक्सपोर्ट थी। उसके फ़र्क की वजह से हमें जो मईशत मिली विरसे में वो उस सूरत हाल पर थी जहाँ से टेक्निकली नेचुरली चीज़ें नीचे को ही जानी थी। और वो फिर डिफरेंट रिपोर्ट्स का हवाला देते हैं और साथ पूरी दुनिया को जो अब सूरत हाल दरपेश है उसकी बात करते हैं और कहते हैं कि ये कहना कि हम बीमारी के पीछे छुप रहे हैं ये गलत है। नहीं, वो
आसन इकबाल साहब नहीं आए? जी, मिले आपको? राब्ता कर रहे हैं उनका, मैंने उनसे राब्ता हम दोबारा कर रहे हैं, वो तैयार है, उनसे जल्द हमारी बात होती है। लेकिन इस बीच में इससे पहले कि आसन इकबाल साहब आए, अब आप देखिए जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब वाला मामला था ना, उसमें एक बात आप सुन लेना जी। पहले एक बात, यहाँ आपने एक बात नुक्ता उठाया तो सुन लीजिए कि जो हमारी इकोनॉमी है वो 6.25% पे ग्रोथ, भाई नंबर दिए मैंने, जो अब देखिए जो उसका जो ग्रोथ रेट जो है, इकोनॉमी फैल रही थी, बाकी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसका मसला था, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन उसका जवाब भी ये दिया जाता है कि क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए, बिजली के कारखाने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस तरफ तवज्जो दी गई, इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट जो था ये मुस्तकिल नहीं था, ये आर्जी था, इस पर काबू पाया जा सकता था। मगर जो इकोनॉमी सिमटी है और सुकड़ी है और बेरोज़गारी में जो इजाफा हुआ है, जो कौमी आमदनी कम हो गई है, उस तरफ वो उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसा नहीं है, वज़ीर आज़म की जो बात है वो जुज़वी तौर पर गलत है और जुज़वी तौर पर दुरुस्त है। एक ब्रेक में लेता हूँ, ब्रेक के बाद फिर ज़रा ऐसे इकबाल साहब से रब्ता करते हैं, कोई बार बार हम ऐलान करें उनसे रब्ता नहीं हमारा हो पा रहा है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। यासिन इकबाल साहब ने मैं ज्वाइन किया। यासिन साहब, खान साहब ने आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खिताब करते हुए ये कहा है कि हमारी इकॉनमी पहले ही बुरी थी और उसी इकॉनमी को देखना था जो हमें विरसे में मिली थी। 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ़र्क था, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, यही एक्सपेक्टेड था कि ये नीचे जाएगी, तो इसलिए ये कहना कि जी हम संभाल नहीं पाए, ये गलत बात है। आप इससे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ उस पर आप यकीन ना करें, बल्कि वर्ल्ड बैंक ने जनवरी 2018 में साउथ एशिया पर एक फोरकास्ट रिपोर्ट जारी की थी और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए 2019 और 2020 अगले 2 सालों के लिए 6% ग्रोथ प्रोजेक्ट की थी। असल बात यह है कि इकोनॉमी नंबर्स के साथ नहीं चलती, इकोनॉमी सेंटिमेंट के साथ चलती है। हमारे 5 सालों में सीपैक के बाद पाकिस्तानी इकोनॉमी की पुष्ट पर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आ गया था, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पैदा हो गया था। तो हमें नीचा दिखाने के लिए, हमारी कामयाबियों को खाक में मिलाने के लिए वजीर आजम ने खड़े होकर ढंडोरा पीटना शुरू किया कि जी बैंकरप्ट हो गई, बैंकरप्ट हो गई। देखिए, जब आपके इदारे का सरबराह बाजार में खड़े होकर ये कहेगा मेरा इदारा दिवालिया हो गया है, तो कौन सा एंकर है जो इस इदारे में शामिल होना चाहेगा? हर इदारे का सरबराह अपने मुल्क की खूबी बयान करता है। तो ये तो आज तमाम बैनुल अक़वामी इदारे इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान 5.5% से ग्रोथ करता हुआ हमने छोड़ा था। अब जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, वर्ल्ड बैंक को क्या वो नजर नहीं आ रहा था? क्या हमारे कर्जे उनके पेश नजर नहीं थे? इसके बावजूद वो हमें इसलिए 6% पे दे रहे थे कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो किसी कंजम्पशन से नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड था, वो उस सरमायाकारी के नतीजे में था जो हमने 4 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबों में की। और जब वो मंसूबे खत्म होने थे तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट ऑटोमेटिकली शट हो जाता है, क्योंकि उसकी प्लांट मशीनरी मुस्तकिल तौर पे तो नहीं आनी थी, वो वन टाइम आनी थी सारी। तो ये इन्होंने आते साथ ही समझे बगैर एमरजेंसी ब्रेक लगाए, 40% डिवैल्यूएशन कर दी और इम्पोर्ट को रोकने के लिए उसका जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर था उसे रोकने के लिए इन्होंने पॉलिसी रेट 13.25% कर दिया, जिसने इस मुल्क के अंदर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है बहुत ऊंचा कर दिया। एक तरफ इन्फ्लेशन आ गई, दूसरी तरफ चलते हुए कारोबार बंद हो गए और हम 2 सालों में क्रैश कर गए। तो ये तो एक बड़ी ही नामुनासिब बात है ये कहें कि मुझे विरसे में कुछ नहीं मिला था। विरसे में इनको हफ्ता बस्ता पाकिस्तान मिला था, जिसको इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ 2 सालों के अंदर उजाड़ के नेगेटिव ग्रोथ में खड़ा कर दिया। आज़म साहब, ये कहा जा रहा है कि 70% कर्जे आपके दौर में शॉर्ट टर्म लिए गए थे। उन्होंने कहा हमारा क्रेडिट ये है कि हमने अब 77% जो है वो लॉन्ग टर्म किए हैं, जिससे मुल्क को फायदा होता है। देखिए ना, ये कौम को मिसलीड करते हैं। हमारे 5 सालों में हमने 10,000 अरब कर्जा लिया और उस 10,000 अरब के एवज हम बता सकते हैं कि तवानाई के कितने मंसूबे लगाए, कितनी मोटरवेज बनाई, सीपैक को क्या किया। इन्होंने 2.25 सालों में 10,000 अरब का कर्जा लिया है और ये बताएं कि कोई एक लगी है, वो सारे का सारा कर्जा खसारे की नजर हो गया है, क्योंकि ये टैक्स इकट्ठा करने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं।
इनके महासिल या रेवेन्यूज आए नहीं है, इनका करंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया चूंकि इन्होंने पॉलिसी रेट डबल किया, उससे डेट सर्विसिंग हमारी 1400 से 3000 अरब पे चली गई। तो ये जो खसारा था इसको पूरा करने के लिए ये मजीद कर्जा लेते गए और आप देखिए पौने 2 सालों में हमारे 5 सालों जितना कर्जा लिया है उसके एवज कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है। अगर ये मजीद साल 2 साल रह गए ये तो मुल्क को बिल्कुल कर्जों के अंदर इस तरह धंस जाएंगे कि निकलना भी मुमकिन नहीं होगा। ठीक, चलें, ख्वाहिश तो थी प्रोग्राम में पहले आपसे रब्ता हो जाता, ज़्यादा तफसील से बात हो जाए, लेकिन अहम बात जो थी आपके सब्जेक्ट उस पर आपने इज़हार ख्याल कर लिया। बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपके वक्त का। शाम साहब, वक्त खत्म होने वाला है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने आज अपनी तकरीर में ये भी कहा कि हम इंडस्ट्रीज़ में कंस्ट्रक्शन और फिर ज़राअत पर उन्होंने बड़ा फोकस किया और नए बीज जो है मुनाफा बख्श बीज उनकी उन्होंने बात की, चीन के साथ ताउन की बात की। लेकिन हमें ये रिपोर्ट्स मिली हैं कि कोई 200 के करीब ऐसे नए बीज हैं जिनका अप्रूवल अभी ड्यू है, मुतल्लिका इदारे जो है उनको अप्रूव नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो सैंपल्स और वो प्रोडक्ट वैसी की वैसी पड़ी है। तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी गुजारिश है कि वो भी जो कंपनियां काम कर रही हैं जी, वो बेचारी जो है वो देख रही हैं आसमान की तरफ और उनकी कोई सुन नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ये तजाद है। हुकूमत अच्छे तरीके से चले तो फिर ही फैसले कर सकेगी ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर, प्रोग्राम खत्म होने वाला है, आपका कोई नुक्ता रह गया तो पूरा कर लीजिए। देखिए, आज एक तो मियां तौफीक अहमद साहब की बरसी है, जो मौलाना मौदूदी के बाद जिन्होंने उनके इस्तीफे के बाद जमात की अमारत संभाली, 15 साल अमीर रहे, 11 साल हो गए उन्हें रुखसत हुए इस दुनिया से। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उन पर तफसीली इज़हार ख्याल कभी करेंगे। और फिर हमारे दोस्त मुस्तफ़ा मीरानी हैं तौसा के, यहाँ वो सिविल एविएशन के एक बड़े अफसर थे और एक थिंक टैंक जो PCI है, पाकिस्तान कौंसिल। सर जी, ये मौजू फिर अब दोबारा अगले हफ्ते तक उठा रखते हैं। अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।